हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्री पार्टी स्ट्रगल के बारे में। ट्री पार्टी स्ट्रगल त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जो फेमस हुआ, वो बेसिकली तीन किंगडम के बीच में लड़ाई है और वो कन्नौज के क्षेत्र को लेके है। बताएंगे आगे क्यों लड़े हैं आप आखिर इन तीनों ने। राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहार एंड पालाज, ये तीनों आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तीनों आपस में हमेशा भिड़े हैं कन्नौज क्षेत्र को लेके, तो ट्री पार्टी स्ट्रगल इसे बोला गया। ठीक है, तो ये हमारा अर्ली मिडावल पीरियड अभी चल रहा है। तो देखिए, अर्ली मिडावल पीरियड को अगर हम देखेंगे तो फेज 1 में 650 से लेकर 750 का एडी का टाइम था। उसमें हमने देखा छोटे जैसे कि पांड्या था, चालुक्य, पल्लव थे, इनको हमने देखा 650 से लेकर 750 के एडी वाला टाइम पीरियड में। फेज 1 में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपके फैक्चुअल बेस पे अगर आप बात करेंगे तो ये सही है। फैक्चुअल पे आपका प्रीक में एक आध सवाल आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फेज 2 अभी हमारा चल रहा है। फेज 2 में हम 750 एडी से लेकर 1000 एडी तक की बात करेंगे। ये पहला है फेज 2 का, और एक पार्ट है 1000 एडी से लेकर 1200 एडी तक। 750 लेके 1000 एडी का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम ट्री पार्टी स्ट्रगल को आज पढ़ने वाले हैं। लंबा वीडियो होगा, इसमें हम तीनों किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने पहले से स्लाइड बनाया है कि टाइम बचे आपका। फिर चोला किंगडम, ये स्पेशल पढ़ेंगे, ये कम से कम इस पे 3 वीडियो, इस पे कम से कम 3 वीडियो आएगा। 2 पॉलिटिकल पे आएगा चोलास के, फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा। चोला का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे सवाल यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, मेंस में सवाल आए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है हमारा। ये तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे मेंस के अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोला डायनेस्टी के बारे में। तो जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शन चल रहा है उसमें हम चोला डायनेस्टी को नहीं पढ़ाएंगे, हम यहीं पे इसको ऑप्शन में ले लेंगे। ठीक है, फिर इधर 1000 से 12 एडी के बाद देखेंगे कि छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो जाता है। ये सारे ट्री पार्टी स्ट्रगल के बाद देखते हैं। फिर राजपूत किंगडम आता है आपको, चौहान राजपूत, तोमर राजपूत, उनको देखेंगे। फिर लास्ट में देखते हैं कि चौहान राजपूत को मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी के समय, तो उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत आएगा। उन चीज़ों को देखेंगे। 1200 के बाद वो आ जाएगा हमारा मिडावल, प्योर मिडावल। ये अर्ली मिडावल चौहान राजपूत तक चलेंगे। तो आज हम करेंगे ट्री पार्टी स्ट्रगल। समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। ट्री पार्टी स्ट्रगल क्यों बोला गया आप समझ चुके हैं। 3 किंगडमों ने आपस में भिड़ा तो ट्री पार्टी स्ट्रगल, कोई दिक्कत नहीं होगा तक। आखिर क्यों भिड़े भाई, क्यों ट्री पार्टी स्ट्रगल क्यों हुआ? देखिए ध्यान रखिए, इसमें 3 किंगडम फेमस। गुर्जर प्रतिहारा जो कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में है, आप देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी देखिए ग्रीन वाला जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये गुर्जर प्रतिहार किंगडम है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार किंगडम। फिर बाद में यहाँ तक ये किंगडम पूरा फैल गया था। ये इस तरह से मैप बनाया हुआ, मतलब फिर अपना एरिया को इतना दूर तक एक्सटेंड किया था, वो दिखाया है। ठीक है, मतलब ये 750 से लेकर 900 एडी तक का टाइम पीरियड की बात हम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये पालाज, एक है पाला जो कि बंगाल में है। शशांक का डेथ होता है, गौड़ वंश खत्म हो जाता है वहां पे, तो वहां पाल वंश का स्थापना होता है। और ये पाल वंश है बंगाल बिहार के क्षेत्र में कर रहा है अभी यहाँ पे राज, ये भी। फिर एक है राष्ट्रकूटा, बेसिकली है दक्कन का, दक्षिण भारत का है ये वंश है, राष्ट्रकूट वंश। लेकिन ये फिर भी ये नॉर्थ इंडिया तक के, देखिए मालवा हो गया, ये सब सारे एरिया में ये इन्होंने कंट्रोल किया। ये तीनों कन्नौज के लिए लड़े। कन्नौज के लिए क्यों लड़े? ये कन्नौज का क्षेत्र था, इसके लिए क्यों लड़े? इसके पीछे 2-4 रीजन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए पहले जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हर एक चीज समझना। ट्री पार्टी स्ट्रगल क्यों हुआ, वाई? तो फॉर कन्नौज, कन्नौज के लिए क्यों हुआ भाई? कन्नौज में क्या इतना ऐसा चीज था? देखिए कन्नौज का बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, गंगा और यमुना के बीच वाला क्षेत्र कन्नौज आ रहा है। देखिए कन्नौज यूपी में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर देख सकते हैं आप, ये इधर आपका गंगा नदी आप देख सकते हैं, इधर ये गंगा नदी है। ये देखिए इधर से आपका ये आया है आपका यमुना नदी। तो गंगा और यमुना वाला के क्षेत्र का बीच का क्षेत्र है कन्नौज। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है भैया कि एरिया बहुत फर्टाइल है, एरिया बहुत फर्टाइल है, रिसोर्सेज भरपूर है यहाँ पे। अब इस किंगडम, इस राज्य के ऊपर, इस कन्नौज क्षेत्र के ऊपर जिसका अधिकार होगा उसके पास ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होंगे, ज्यादा सरप्लस होंगे। और ज्यादा सरप्लस होगा तो कोई भी एक साम्राज्य का, एक अगर आप देखिए या कोई भी सिटी जो अर्बनाइजेशन, जहाँ पे आपने इंडस वैली में देखा, वैदिक में आप देखिएगा आगे जाके, मतलब जहाँ जहाँ पे
एक कृषि जहाँ पे सही रहा, जहाँ पे वहां पे ही वो साम्राज्य मजबूत रहा, क्योंकि रेवेन्यू उसी से जनरेट होता था। तो इस एरिया पे कब्जा करना बहुत जरूरी बन गया था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है। नदी वाला मार्ग है तो ट्रेड रूट भी है भैया। यहाँ से इतना था कि ईस्ट ईस्ट से वेस्ट की ओर व्यापार हो रहा है, फिर देखिए कि साउथ वेस्ट की ओर व्यापार हो रहा है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ऊपर कश्मीर की तरफ व्यापार हो रहा है। ये क्षेत्र जो एरिया है ना, ये रूट है, ट्रेड रूट, तो इस पे जिसका कंट्रोल रहेगा वो पावरफुल होगा। ये था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पॉलिटिकल सुपरमेसी और मैटर ऑफ प्रेस्टिजियस, मतलब क्या हुआ उसमें यह था कि जो कनौज आपका हर्षवर्धन के समय में बहुत फेमस जगह हो गया था। हर्षवर्धन के समय में उसके सांस्कृतिक महत्व देख लीजिए, राजनीतिक महत्व देख लीजिए, बहुत ही फेमस जगह था कनौज। अब जो कनौज को जीतेगा उसके लिए वो बहुत ही प्रेस्टिजियस की बात है, उसके लिए बहुत ही, समझ लीजिए कि एक तरह से जो जिस राजा के अधीन में कनौज रहेगा वो अपने आप को पॉलिटिकल सुपरमेसी उस समय दिखाना चाहता था कि हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमने कनौज को हमने अपने अंदर में रखा। इसके लिए कल्चर इंपॉर्टेंस भी था इसका। जैसे बहुत सारे आपके ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गजनी ने खुद बोला कनौज के बारे में कि कनौज और मथुरा ऐसा शहर बनाने के लिए, देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे, गजनी बोला कि कनौज और मथुरा जैसा अगर आपको शहर बनाना है तो 200 साल लग जाएगा। तो कनौज का ये बड़ाई है, कनौज का ये प्रशंसा किया जा रहा है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होगा, कल्चर इंपॉर्टेंस आपका हर्षवर्धन के समय में हो रहा, ठीक है। हर्षवर्धन के डेथ के बाद फिर वहां पे लगभग 50-60 साल तक कनौज का कोई एक तरह से रियल रूलर नहीं वहां पर मिल पाया। फिर आपके यशोवर्मन आते हैं, यशोवर्मन उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और हेनसांग ने भी क्या बोला था, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, कनौज के बारे में बोला कि बहुत ही प्रोस्पेरस सिटी है, बहुत ही धनी एक तरह से सिटी है, ठीक है। और यह बिग रूलर चक्रयुधा। अब जो कनौज पे जो गद्दी पे बैठा है आफ्टर हर्षवर्धन, यशोवर्मन है, यशोवर्मन के बाद जो वहां पे गद्दी पे बैठा है वो चक्रयुध है। कौन है? अभी ट्रिपार्टी स्ट्रगल हो रहा है उसमें चक्रयुध है, ठीक है। और ये आयुध वंश के थे, तो कमजोर शासक है, तो कोई भी चाहता है अटैक करके निकाल ले। यहाँ पे एरिया पूरा फर्टाइल है, चाहता कि ये जीत जाएंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा। पॉलिटिकल सुपरमेसी समझ ही रहे हैं कि उसमें जो इसको जीत जाएगा वो अपने आप को पावरफुल समझेगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी था कनौज उस समय। कनौज को महोदय नगर बोला गया था आगे जाके। ये कारण रहे ट्री पार्टी स्ट्रगल का, ठीक है। ट्री पार्टी स्ट्रगल का ये कारण रहे, आप इसको लिखना होगा तो 70 लाइन में और आराम से लिख सकते हैं, अगर अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो। आगे चलते हैं, अब आएंगे हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ओके, देखिए ट्री पार्टी स्ट्रगल होते हैं इन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा, लगभग 300-350 साल का ये टाइम पीरियड है। तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। हालांकि लास्ट में राष्ट्रकूट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बट राष्ट्रकूट का भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि राष्ट्रकूट ऑलरेडी दक्षिण का है और दक्षिण से सीधे नॉर्थ पे कंट्रोल कर पाना सही नहीं था, नहीं मत हो पाता था, तो ये बात रहा, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इन तीनों वंशों के बारे में। अब देखिए ट्री पार्टी स्ट्रगल तो मैंने समझा क्यों हुआ, अब ये तीनों वंश के बारे में बताऊंगा और तीनों वंशों में किस किस ने ट्री पार्टी स्ट्रगल में भाग लिया। एक दो है, ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्चुअल बेसिस पर भी नहीं है कि पूछता है किसने किस पे अटैक किया, ये सब चीजें नहीं। जो आपको याद करना मैं बता रहा हूँ, कौन कौन सी चीजें याद करना। देखो पहला वंश अगर हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारा, जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र में अपना प्रभुत्व को स्थापित किया था। गुर्जर प्रतिहारा, देखिए गुर्जर प्रतिहारा के बारे में आप चीजों को समझिएगा। तो ये प्रतिहार जो इनके पीछे लगा हुआ है टाइटल, इसका मतलब होता है डोर कीपर। डोर कीपर मतलब द्वारपाल। द्वारपाल अपने आप को द्वारपाल समझते थे। अच्छा, द्वारपाल का मतलब द्वारपाल क्यों समझेंगे भाई? देखिए अपने आप को ये लक्ष्मण को एज ए हीरो मानते थे। जो लक्ष्मण, राम के भाई लक्ष्मण हुए, उनको एक तरह से अपना ईपिक हीरो मानते थे कि हम उनके वंशज हैं। जैसे लक्ष्मण ने अपने भाई राम और अपने भाभी सीता का जिस तरह से द्वारपाल की तरह रक्षा किया, उसी तरह हम गुर्जर प्रतिहार भी अपने आप को द्वारपाल की तरह डोर कीपर समझते थे और अपने टाइटल के पीछे हमेशा प्रतिहार लगाए। बहुत सारे स्कॉलरों का कहना है कि गुर्जर अलग ट्राइब था, प्रतिहारा अलग ट्राइब था। तो अलग अलग सारे मिथ भी बहुत सारे हैं। देखिए एक मिथ आता है अग्निकुल राजपूता का। बहुत सारे स्कॉलर ने बोला कि ये अग्निकुल राजपूत है। अग्निकुल राजपूत क्या भाई? देखिए वशिष्ठ
संत थे, वशिष्ठ नाम है, ठीक है, वशिष्ठ। इन्होंने माउंट आबू पर एक बहुत ही बड़ा ध्यान के अग्निकुल सैक्रिफाइस किया, बहुत ही बड़ा यज्ञ या बहुत ही बड़ा आहुति इन्होंने कंडक्ट करवाया माउंट आबू पर्वत पे, अग्निकुल जिसको बोला गया। और उससे इन 4 डायनेस्टी का उत्पन्न हुआ, मतलब उस अग्नि से 4 डायनेस्टी का उत्पन्न हुआ। उसमें चौहान है, चालुक्य है, प्रतिहारा है, परमार है। सवाल पूछ सकता है कि अग्निकुल राजपूत इनमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना चौहान, चालुक्य, प्रतिहारा एंड परमार, CCPP। ओके, तो इन्हें अग्निकुल राजपूत कंसिडर किया जाता है क्योंकि ऐसा इसके ऊपर मिथ है, बट ये कहीं भी इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है, तो ये एक तरह का मिथ ही बना रह गया, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। बट हमें समझना है कि ये गुर्जर प्रतिहारा बेसिकली पास्टोरलिस्ट हैं और फाइटर्स रहे हैं बहुत ज्यादा, ये बहुत ही लड़ाकू थे और एक तरह से चाराबाज है। अभी भी गुर्जर प्रतिहारा आपको देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, आपके गुजरात वाला क्षेत्र है, आपके राजस्थान वाला क्षेत्र में आपको गुर्जर आपको देखने को मिलता है। गुर्जर एक तरह का कबीला, गुर्जर एक तरह का आपको कम्युनिटी देखने को मिलता है, ओके, जो बेसिकली बहुत ज्यादा फाइटर रहते हैं, पेस्टोलिस्ट हैं वो, ठीक है। तो ये हुआ गुर्जर प्रतिहारा को अगर हम बात करेंगे इनिशियली सबसे अर्ली में बात करेंगे तो इसको स्थापना किया गया था, हरिचंद्र नाम का एक ब्राह्मण था, ठीक है। हरिचंद्र नाम का एक ब्राह्मण था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया जोधपुर और नॉर्थ वेस्ट वाले राजस्थान में, ठीक है। अभी जोधपुर के पास, अभी ये भी राजस्थान के पास इस वंश का स्थापना हो चुका है हरिचंद्र एक ब्राह्मण के द्वारा। बट इसके बाद इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी नहीं मिलता है। इसने अपना कैपिटल को भीनमाल बनाया था, हालांकि इन सारे इसमें कुछ महत्व, इसमें मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है अग्निकुल वाला, इससे सवाल आ सकता है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारा के फाउंडर कौन है, बस ये याद रखिए, 2 चीज में से महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। आगे चलते हैं। अभी तक तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र था, लेकिन ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया, प्रोमिनेंस में आया, कब आया, आप लिखिएगा हिंदी में इस चीज को लिखिएगा कि शुरुआत में जब इसके द्वारा हरिचंद्र के द्वारा स्थापना किया गया तो उस समय ये उतना ज्यादा वर्चस्व में नहीं था। जब इसके ऊपर आपके अरब आक्रमण हो गया, अरबों ने आक्रमण किया गुर्जर प्रतिहार के क्षेत्र में, तब जुनैद और तमीन जो अरब आक्रमण के नेतृत्व करता थे, ठीक है, खलीफा आंदोलन चल रहा था उसमें, खलीफा का कैंपेन चल रहा था। खलीफा जो थे उन्होंने अपना चारों तरफ इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का धर्म को फैलाना, ठीक है, धन लूटना, ये सब सारे जो काम उन्होंने कर रहा था, तो उसने उस टाइम पीरियड में अटैक किया गुर्जर प्रतिहारा का डायनेस्टी पर। गुर्जर प्रतिहारा का डायनेस्टी में नागभट्ट प्रथम, जो हरिचंद्र के बाद जो नागभट्ट प्रथम आते हैं, नागभट्ट प्रथम इस चीज का बहुत ज्यादा रेसिस्ट करता है, बहुत हरा देता है, भगा देता है अरबों को, तब उस समय से ये फेमस होता है, तब उस समय से इस वंश के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलता है। नागभट्ट प्रथम के समय में ये जो वंश था एक तरह से लाइमलाइट में आया क्योंकि अरबों ने आक्रमण किया था, उस अरब आक्रमण को इसने बहुत अच्छे तरीके से रेसिस्ट किया, ये है, ध्यान रखिएगा। ये जो सिंध के आसपास वाले क्षेत्र हैं जहां पे ऑलरेडी देखिए अभी टाइम पीरियड कितना चल रहा है, 712 में गजनी आक्रमण कर चुका है, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर चुका है, और मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कर चुका है सिंध के आसपास वाले क्षेत्र में, और सिंध पर कहीं ना कहीं कुछ अरब मुस्लिम रह रहे हैं। तो जो सिंध के क्षेत्र में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको बोला गया मलेच्को, क्या बोला गया, मलेच्को। तो वही अटैक किए थे अरब मतलब गुर्जर प्रतिहारा क्षेत्र में, तो उन्हें बोला, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है नागभट्ट प्रथम का, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है नागभट्ट प्रथम का, उसमें इसे बोला गया मलेच्को का नाशक। इंपॉर्टेंट वाला इसी को ध्यान रखिए, ठीक है। अरब आक्रमण किस समय हुआ, नागभट्ट प्रथम समय में, ओके। इसने मालवा पर कंट्रोल किया, गुजरात पर। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि अभी देखिए जोधपुर वाला क्षेत्र में, अब हम क्या देख रहे हैं भैया कि इसने मालवा इधर जो है, मैं पूरा छोटा मैप हो गया, यहाँ जो मालवा वाला क्षेत्र है यहाँ पर इसने कब्जा किया। फिर आगे देखते हैं गुजरात वाला कुछ पार्ट में चला गया, अपना एरिया को एक्सपेंड कर रहा है, अपने एरिया को एक्सपेंड करेगा। हर एक राजा का ये रहा है कि उसने अपने एरिया को कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपेंड किया। तो मालवा हो गया, राजपूताना हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे एरिया पे इन्होंने इस तरह से काम किया, ओके। देखिए जो कुछ टाइम पीरियड में बताऊंगा उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इसलिए आपको ये सब याद रखने हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हुआ तो नागभट्ट प्रथम के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है। नागभट्ट प्रथम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है वो है वस्त्रराज। वस्त्रराज का टाइम पीरियड देख सकते हैं 780 से लेकर 800 पीरियड है। ध्रुव आपके राष्ट्रकूट किंग है, 780 से 793 है। धर्मपाल की अगर मैं बात कर लूं
तो धर्मपाल का अगर आपको टाइम पीरियड देखिएगा तो 710 से 780, 710 से 700, सॉरी 770 से 810, 770 से 810। ओके, ये टाइम पीरियड धर्मपाल, वस्त्रराज और ध्रुवा का मैं इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये सबसे महत्वपूर्ण किंग रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं तीनों, ध्यान रखिएगा। तीनों अपने अपने जमाने के, मतलब अपने अपने डायनेस्टी के। देखिए वस्त्रराज के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसने अपने एरिया को नॉर्थ इंडिया की तरफ फैलाया और कनौज को अपना कैपिटल बनाया। खैर बात को, ये भी यहां पे है वस्त्रराज, ये भैया नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहा और ये कनौज को अपना बना दिया राजधानी, कनौज को बना दिया राजधानी। ये बात आपके राष्ट्रकूट हैं इधर, ठीक है, और ये बात आपके धर्मपाल हैं। कौन है? धर्मपाल। जब इसने अपने एरिया को एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाया, अपने एरिया को फैलाया, गुर्जर प्रतिहार की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी वस्त्रराज की बात कर रहा हूं, हो गया भैया कन्फ्लिक्ट। ये चीज अच्छा नहीं लगा धर्मपाल को, ये चीज अच्छा नहीं लगा धर्मपाल को। धर्मपाल ने अटैक किया वस्त्रराज के ऊपर, बट धर्मपाल डिफीटेड। धर्मपाल डिफीटेड बाय वस्त्रराज, धर्मपाल डिफीटेड बाय वस्त्रराज, धर्मपाल को हरा देता है। लेकिन अब ये कनौज वाला एरिया पे कोई अगर अपने आप को साबित कर लेता कि मेरा एरिया है, तो दिक्कत तो होगा ना। ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट किंग है, 780 से लेकर 93 तक आप डेट देख रहे हैं ये ध्रुव के बारे में। ये तीसरा किंग है राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट का स्थापना दंती दुर्ग के दरबार किया गया था, आगे मैं बताऊंगा। तो ये फर्स्ट किंग नहीं है, ये थर्ड किंग है, ध्यान रखिए ध्रुव के बारे में। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा कंटेम्परेरी याद रखना। अब ये जो भैया ध्रुव को भी अच्छा नहीं लगा कि अरे ये जो कनौज इस पे ये कैसे कर सकता है। इसने ध्रुव ने अटैक किया वस्त्रराज के, और वस्त्रराज डिफीटेड बाय ध्रुवा। पहले ये धर्मपाल को हराया और राष्ट्रकूट ध्रुवा ने वस्त्रराज को हराया। वस्त्रराज को हराया, बंगाल में वस्त्रराज अपना जो गुर्जर प्रतिहार का था, ये यहां पे था, इसको हराया, भाग गया। अब देखिए ध्रुव जो कि दक्कन में है भाई, दक्षिण भारत में, अब ये कनौज पे हरा के ये ज्यादा देर तक थोड़ी जा पाएगा, इसको अपना भी राज्य देखना है ना। ये वहां से चला आता है दक्षिण की ओर। इस मौके का फायदा कौन रहता है? धर्मपाल। धर्मपाल जो बंगाल का शासक है, ध्यान देता है कि अरे चलो यहाँ वस्त्रराज को भगा दिया गया है, तो उसने चक्रयुद्ध नाम का एक शासक है, उसको कनौज का बना दिया शासक कि तुम रहो कनौज का शासक। आयुध वंश चल रहा था वहां पे कनौज के आसपास के क्षेत्रों में। आयुध वंश के एक राजा हैं चक्रयुद्ध को गद्दी पे बैठा दिया और इसको एज ए पपेट पर तो आप समझ रहे हैं ना बात को, कठपुतली की तरह उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया धर्मपाला ने। तो फर्स्ट ट्री पार्टी स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वस्त्रराज के समय में। पूरे ट्री पार्टी संघर्ष जो है ये स्टार्ट कब हुआ? वस्त्रराज के समय में। चीजों को समझ पा रहे होंगे, डेट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है धर्मपाला के बारे में और ध्रुव के बारे में आप यहाँ तक ध्यान आता है कि धर्मपाल का आपको याद हो जाएगा 770 से 810 तक। समझ रहे बात को? देखिए तो इसके बारे में इतना था। अब इसके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है भैया, अब वो है नागभट्ट सेकेंड। नागभट्ट सेकेंड तुरंत आता है आपके वस्त्रराज के बाद। वस्त्रराज के बाद इसके समय में ट्री पार्टी स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा है। धर्मपाल को फिर नागभट्ट हराता है। धर्मपाल को अब नागभट्ट द्वितीय फिर से हराता है, लेकिन फिर इस नागभट्ट को गोविंद थर्ड के द्वारा फिर हरा दिया जाता है। बात समझ रहे? गोविंद थर्ड। आई मैंने क्या कहा ध्रुव के बारे में, तो ध्रुव के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो है गोविंद थर्ड। डेट आप देख सकते हैं 793 से लेके 814 तक। ठीक है। अब ये गोविंद थर्ड राष्ट्रकूटा ने नागभट्ट को हराया और नागभट्ट ने धर्मपाल को हराया। यहां तक ये है। नागभट्ट के बारे में इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं। हर एक चीज ऐसा नहीं होती बस आप फैक्ट जानिए, उससे कुछ चीजें नहीं होती। अब इसके बाद सबसे मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट किंग आता है मिहिर भोज या भोज प्रथम, 836 से 885। अब देखिए 836 डेट आपने जैसे ही देखा, डेट रटना नहीं है। धर्मपाल तो खत्म हो चुका। धर्मपाल का तो 810 तक ही शासनकाल है। धर्मपाल की मृत्यु हो चुकी है और इस धर्मपाल के डेथ से इसको बहुत फायदा मिलता है
कहीं ना कहीं। लेकिन शुरुआत में अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग का टाइम पीरियड मिहिर भोज के समय में, मिहिर भोज के समय में जो भोजवन के नाम से भी जाना गया, उसके समय शुरुआत में पालों ने हराया। पाल वंश के जो भी उसमें देवपाल थे, धर्मपाल के बाद देवपाल आते हैं, देवपाल मिहिर भोज को हराया। राष्ट्रकूट के जो आपके किंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए गोविंद थर्ड के बाद जो आपके किंग आएंगे, अब टाइम पीरियड देखिए ना, टाइम पीरियड 836 से लेकर 885 है। तो उस समय जो आपके किंग आएंगे वो आएंगे अमोघ वर्ष हैं, ये सारे किंग हैं जो इनको हराते हैं। शुरुआत में कलचुरी वंश, उड़ीसा कलचुरी वंश, वो भी हरा दिया। शुरुआत में हार हुआ लेकिन कम बैक फिर से वापस आया विद द हेल्प ऑफ चेदी एंड द गोहिलाज। ये उनके सामंत थे, सबजुगेट थे। ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत रहे, चेदी वंश और गोहिलाज वंश। इसने सपोर्ट किया मिहिर भोज को और मिहिर भोज ने अटैक किया राष्ट्रकूट के ऊपर और राष्ट्रकूट से ले लिया मालवा। इसने पालों को भी हराया, कलचुरियों को हराया। इसने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूट है, उसको राष्ट्रकूटों को हराया, मालवा उससे छीन लिया, जो कि पहले मालवा आपके गुर्जर प्रतिहार का ही था। समझ रहे बात को। मिहिर भोज के बारे में याद रखिएगा कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में इनका टाइटल आदि विरहा मिलता, आदि वरा, आदि मतलब विष्णु, इसे पता चलता है कि विष्णु का उपासक था। समझ रहे बात को। इसका एक इंस्क्रिप्शन है दौलतपुर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख में इसका नाम मिलता है आपको प्रभाषा, टाइटल प्रभाषा। तो प्रभाषा का टाइटल, आदि वराह का टाइटल किसने लिया? मिहिर भोज ने लिया। मिहिर भोज के समय मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण करके मालवा को जीता। ओके, इसके समय एक सिक्का चला, ड्रामा सिल्वर कॉइन, ड्रामा। देखिए ये जो सिक्का चला है वो ड्रामा चांदी के सिक्के। पूछ देगा कि ड्रामा चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया, तो वो याद होना चाहिए मिहिर भोज पता। देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहा है, अभी हम इसका पढ़ेंगे आगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, सोशल हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आप उसमें कैसे रेफरेंस दीजिएगा, कैसे आंसर कर पाइएगा। समझ रहे बातों को। अब देखिए एक सुलेमान और एक अल मसूदी नाम का अरब व्यापारी, इसके समय अरब लेखक बोल दीजिए, इसके समय आते हैं सुलेमान और अल मसूदी। सुलेमान इसको किंग जुजर बोला है और अल मसूदी ने इसे किंग बौरा बोला। क्यों बोला नहीं बोला इसके बारे में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलता है, और आपको अगर मिलता भी है तो आपको देखना नहीं है क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है इनके नाम के ऊपर। इसे किंग जुजर एंड किंग बौरा बोला गया है सुलेमान और मसूदी के द्वारा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अल मसूदी ने बोला कि पूरी इंडिया का सबसे अच्छा घुड़सवार और सबसे अच्छा रिच प्रोस्पेरस जो राज्य है वो है भैया आपका ये ध्यान रखें मिहिर भोज के समय वाला। ठीक है, मिहिर भोज के टाइम वाला टाइम पीरियड है, मतलब मिहिर भोज के समय जो साम्राज्य रहा वो दुनिया का सबसे अच्छा, उनके पास घुड़सवार था, कैवेलरी था और सबसे रिच राज्य था। मैंने बातों को, तो ये आपका मिहिर भोज प्रथम के बारे में है और ये ज्यादा सफिशियंट है, आपको इस चीज में घुसना नहीं है। आगे समझिए चीजों को। आगे इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंग आएंगे भाई, अच्छा मैं एक और इसके बारे में बता दूं, आई थिंक इसमें शायद छूट गया होगा कि मैंने इसमें किया नहीं। अच्छा हाँ ओके, मिहिर भोजा प्रथम के बारे में समझिएगा। मैं इधर लिख दूं तो आई थिंक आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ यहाँ मैंने लिखा था, सॉरी। इसने राजधानी को कनौज बनाया, कनौज को महोदया बोला गया, महोदया नगर या महोदया बोला गया। और उसमें एक आपको बरहा कॉपर प्लेट, बरहा त्रामपत्र में इसका नाम दिखाई पड़ता है, इसके बारे में सुनाई पड़ता है आपको। क्या पड़ता है कि अस्कंद भारा बनाया महोदया में, महोदया में इसने अस्कंद भारा बनाया। अस्कंद भारा में तो क्या हुआ, अस्कंद भारा में तो मिलिट्री कैंप, मिलिट्री कैंप। तो इससे पता चलता है कि मिहिर भोज का कहीं न कहीं कनौज में प्रभुत्व था और कनौज इसका राजधानी भी रहा और कनौज में इसका प्रभुत्व था मिहिर भोज के समय में। सही रहा को। ये कलचूरी है, ये आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे हैं जैसे कि जो उन्होंने कहीं ना कहीं इनका आप ध्यान रखिए मिहिर भोज, या आप बोल सकते हैं कि गुजर प्रतिहार का एज ए सब्जुगेट माना। ठीक है, कलचूरी वंश ने भी इसके सामने घुटने टेके और बोले कि हम आपके अंदर ही रहेंगे। ये मिहिर भोज का शासनकाल था। आपको समझ में आ गए होंगे हर बात। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा महेंद्र पाल। महेंद्र पाल के समय में जो हमारा गुजर प्रतिहार का एरिया था
सिंध तक, इधर इधर हिमालय तक, इधर नर्मदा तक, और इधर बंगाल के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच चुका। ओके, इसने टाइटल लिया महाराजा धीराज ऑफ आर्यव्रत। महेंद्र पाल ने जो टाइटल लिया उसका नाम है महाराजा धीराज ऑफ आर्यव्रत, ग्रेट ग्रेट किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ग्रेट किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ध्यान रखिएगा, महाराजा धीराज ऑफ आर्यव्रत का टाइटल किसने लिया? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। इनके कोर्ट पोएट है, उनका नाम है, इनके दरबारी कवि उनका नाम है राजशेखर, जो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान, कवि और ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं। इनके कुछ किताब है जो मैं लिख दूं, आपको समझना है, ठीक है। जैसे राजशेखर ने जो बुक लिखा, उन बुकों में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान की एक है कर्पूरा मंजरी। मैं लिख दूं, इंग्लिश में हिंदी में सेम चीजें हो जाएंगे, कर्पूरा मंजरी, ठीक है, बहुत फेमस बुक है। तो कर्पूरा मंजरी बुक को किसने लिखा? अगर ये सवाल आ जाए तो राजशेखर ने लिखा, ठीक है। देखिए अभी ये जो फर्स्ट हमारा वीडियो है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा ट्री पार्ट स्ट्रगल है। ये वीडियो बेसिकली आपके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस में इससे ज्यादा आपको नहीं आ सकता है, मेंस में नहीं आने वाला, ठीक है। मेंस में क्या आएगा, जैसे चोला डायनेस्टी पढ़ाएंगे आगे, तो चोला डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। तो क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, मैं आपको हमेशा बताते जाता हूँ। तो उन बातों पे भी ज्यादा गौर करिएगा, ठीक है। जहाँ पे स्टार लगाना, स्टार उस पर नोट डाउन करना, एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा पढ़ना है, उन चीजों को बनाइएगा, तभी आपका सही हो पाएगा, ठीक है। कर्पूरा मंजरी के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा हुआ है सौरासेनी प्राकृत भाषा में, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? सौरासेनी प्राकृत में, ठीक है। जिसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तरह का ये प्ले है। क्या ये प्ले मीन्स एक तरह का एक नाटक है। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उतना ज्यादा हमें नहीं समझना है, ठीक है। कर्पूरा मंजरी हो गया, काव्या मीमांसा हो गया। देखिए काव्या नाम है, इसमें क्या काव्या मीमांसा, आप समझिए। काव्य मतलब कविता, काव्य मतलब कि किस तरह से पोएम लिखना है, किस तरह से पोएम लिखा था, ये प्रैक्टिकल गाइड है, प्रैक्टिकल गाइड, एक तरह का ये गाइड है टू पोएट्स। जितने भी कवि हैं वो इसको पढ़ेंगे तो उनको एक कविता लिखने का उनके पास किस तरह से अच्छा पोएम लिख पाए, वो काव्य मीमांसा में वर्णन है। अब देखिए विधाशाला वंजिका, विधाशाला वंजिका ये भी इन्हीं का बुक है। वरिंजिका, ओके। और अगर देख लेते हैं वल रामायण, ओके। और फिर प्रपंच पांडव, इनमें से एक भी आपको हर एक अगर याद रखते हैं तो सवाल कहीं से अगर घुमा फिरा कर दे, कोई भी एग्जाम, नॉट बीपीएससी, कोई भी एग्जाम में अगर दे, आप यूपीएससी का सवाल देख लीजिए, यूपीएससी के जो प्री के सवाल आते हैं वो बीच बीच से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी प्री के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल बीपीएससी के लिए नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री अगर पढ़ा रहा हूँ तो हर एक एग्जाम के लिए आपका बोर्ड, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एक चीज के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कर्पूरा मंजरी है एक बुक है, काव्य मीमांसा है, विधाशाला वंजिका है, वीरंजिका है, बल रामायण है, वल भारता है, प्रपंच पांडव है, भूषण कोश, ये सारे बुक लिखे गए राजशेखर के, जो कि दरबारी कवि थे महेंद्र पाल के। महेंद्र पाल के बारे में इतना ही समझना है और ज्यादा इसके समय में उतना नहीं पढ़ना, ठीक है। एक चीज बस याद रखना, आपको ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि इनके समय में आया था अल मसूदी जो एक अरब व्यापारी था, इसके समय में आया था। और इस अल मसूदी ने, देखिए मैंने पीछे बताया था ना, इस अल मसूदी ने किंग बौरा बोला है, किसको बोला है? तो धर्मपाला को, इसके पहले वाले किंग को। तो अल मसूदी आए थे बेसिकली महेंद्र पाल के टाइम में, लेकिन उन्होंने पीछे के किंग के बारे में अल बौरा नाम उल्लेख किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो एक किंग आएगा उस किंग का नाम ध्यान रखना आपको। अब हमारा समझिए कि हमारा खत्म हो चुका है ये वाला गुर्जर प्रतिहारा। ये किंग है महिपाल फर्स्ट, ज्यादा महत्वपूर्ण किंग नहीं है, महिपाल फर्स्ट के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसके समय
ध्यान रखिए, इनका इनका डेट है 913 से लेके 944 AD। मैं कुछ कुछ डेटे जो लिखता हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं और आपको उसको समझना भी है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे महिपाल का डेट लिखा है, तो ये सब लास्ट वाले शासक रहे हैं। महिपाल 912 से लेके 944 AD तक जो रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करेंगे तो इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूटा के दो आपके इंपेयर दिखाई पड़ेंगे, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए महिपाल प्रथम एक आपको पाल वंश में मिलेगा, तो वो पाल वंश का है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, इसके समय आक्रमण करता है इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड कहां का है? राष्ट्रकूट वंश का। कृष्ण थर्ड कहां का? राष्ट्रकूट वंश का। इंद्र थर्ड आक्रमण करता है और जीत जाता है। मैं भी इंद्र थर्ड विन और कन्नौज को पूरा बर्बाद करता है। कन्नौज को टोटली रूप से बर्बाद करता है, मीन्स जीत भी लेता है और वहां पे पूरा मतलब तबाही मतलब डिवेस्टेड करता है। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि जो जहां पे इसका पूरा कन्नौज एक क्षेत्र था प्रतिहारों का बन चुका था, वो कहीं न कहीं राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के द्वारा पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में अल मसूदी ने बोला भी कि महिपाल फर्स्ट का जो किंगडम है वो किसी भी सी को टच नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि गुजरात से हार चुका है। मतलब इसने बोल दिया कि हैड नो एक्सेस टू द सी, प्रतिहारा के पास कोई भी एक्सेस। में लिख दू अल मसूदी का ये स्टेटमेंट है, प्रतिहारा हैड नो एक्सेस टू द सी। बात को समझ पा रहे हैं? ये इसने बोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महिपाल के बारे में इतना समझना है और ज्यादा आपको समझना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्र तृतीय ने कन्नौज को तो बर्बाद किया एंड आल्सो मैंने लिख गुजरात एंड कन्नौज दोनों को अपने अंदर कर लिया राष्ट्रकूट ने। देखिए मैं मैप दिखा दूं आपको थोड़ा सा, तो आप चीजों को समझ पाइएगा अच्छे तरीके से। देखिए राष्ट्रकूटा है ना, राष्ट्रकूट है, ये राष्ट्रकूटा इधर गुजरात वाला एरिया में पहुंच गया, तो मेरा बात को कन्नौज को लपेट दिया इस तरह से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए अगर ये एरिया को ले लेता है तो गुर्जर प्रतिहारा का कहीं कोई समुद्र से सीमा टच करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये हुआ कि इसने गुजरात को भी जीत लिया, इसने कन्नौज को बर्बाद कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं महिपाल फर्स्ट के समय। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको भी याद रखना ही रखना। ओके, देखिए दो तीन ही ऐसे बीच में हुए हैं झगड़ा। महिपाल के समय इंद्र थर्ड ने किया। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया आपको जैसे कि मिहिर भोजा के समय में राष्ट्रकूटों से मालवा जीता। मृणाल भट्ट के समय में धर्मपाल ही रह रहा था, धर्मपाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंद्र थर्ड राष्ट्रकूट का और एक ध्रुव, आपने देखा कि उस समय जो आपका राष्ट्रकूट का था। 3-4 ही किंग है, वो आपको याद रखना। ठीक है, वीडियो को देख के आप नोट्स बनाइएगा, उसको 2-3 बार रिविजन करिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक किंग है उसका नाम है राज्यपाला। राज्यपाला के बारे में क्या आपको समझना है भाई? इसका डेट है 960 से लेके 1018 तक। आपको लग रहा होगा कि बीच में मैंने ये सब सारे चीजें क्यों छोड़ा। बीच में आप देख सकते हैं कि 944 है, 16 साल का क्या हुआ, तो उसके बीच में छोटे छोटे राजा रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं, उनके बारे में कहीं पे इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलता, तो इसलिए उस चीजों का हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं डूबना चीजों को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी इस चीज को, जो हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई भी डायनेस्टी हो, आपका मुगल हो या कोई भी, तो उसके जो पॉलिटिकल पक्ष को पढ़ते हैं वो हमारा होता है पूरा प्री बेस्ड। उसके सोशल पक्ष को पढ़ेंगे, उसके रिलीजियस को पढ़ेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी हैं ये सारे धार्मिक पक्ष है, प्रशासनिक पक्ष है, उसका सामाजिक पक्ष है, ये सारे आते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, राज्यपाला के बारे में ध्यान रखिएगा कि कृष्ण थर्ड। देखिए आपको राष्ट्रकूट के अंदर 2 रूलर, एक इंद्र थर्ड और एक कृष्ण थर्ड। इंद्र थर्ड है जो आपका सेकंड लास्ट है और कृष्ण थर्ड आपका लास्ट रूलर है। ठीक है, कृष्ण थर्ड पूरे तरह से प्रतिहारा को हरा देता है, प्रतिहारा को डिफीट करता है एकदम पूरे कंप्लीटली रूप से। और यही क्या दिक्कत है राज्यपाला के समय में क्या दिक्कत है भैया, कि मोहम्मद गजनी, MD गजनी,
मोहम्मद गजनी ने कर दिया अटैक। मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पे किया था आक्रमण। मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पे आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से पूरा तरह से अब देखिए, जब मोहम्मद गजनी जब अटैक कर देगा और कन्नौज पे, कन्नौज को पूरे तरह से बर्बाद कर देगा। कन्नौज देखिए, मोहम्मद गजनी, यही मोहम्मद गजनी ने बताया आगे आके कि कन्नौज इतना जबरदस्त शहर था, इतना प्रोस्पेरस सिटी था कि ऐसा शहर बनाने में भैया बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा और लगभग 200 साल लग जाएगा। तो इसने पूरे गजनी ने पूरे कन्नौज को लूटा बेहतरीन तरीके से। हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे आपको गजनी वाला चैप्टर, तो ठीक है। तो इसी को समझना है, ओके। और क्या जयपाला क्या होता है? फ्लेड। फ्लेड अभी मतलब कि जब मोहम्मद गजनी अटैक करता है तो जयपाला भाग जाता है। देखो जो मैं चीज बोल रहा हूँ, जिनका हिंदी माध्यम है वो इन चीजों को नोट डाउन करिए कि जयपाला, इनको देखिए आप क्या, अब मैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको एक तरह नोट्स के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। ये जयपाला किंगडम इतना से इतना तक रहा, जयपाला के समय कृष्ण तृतीय ने अटैक किया और प्रतिहारा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसी समय मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ कन्नौज के ऊपर और उस चीज को देख के जयपाल वहां से भाग चुका। और जब जयपाल भागता है, लेकिन जयपाल का मर्डर कर दिया था, मर्डर बाई विंध्याधर चंडेला। इस आदमी का नाम याद रखना है कि इसने, चंडेला ने इसका मतलब मर्डर कर दिया, बट अभी तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और ऐसे भी आपका इस पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे आपके पूरे प्री के लिए, जैसे कि जिस तरह आपका एग्जाम होगा प्री का ना, तो प्री के लिए हम वीडियो बनाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 या 100 या 150 करके इस तरह से बना देंगे हम आपका एमसीक्यू, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा खत्म, ओके। हर एक चीज का सॉल्यूशन है, उसके लिए परेशान नहीं होना, बस आप जुड़े रहिए बीपीएससी प्लेटफॉर्म से और क्लासेस को रेगुलर अटेंड करिए तो अच्छा रहेगा। लैब में जुड़ी तो अच्छा रहेगा। लाइव सेशन हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया राज्यपाल के बारे में आपने देखा। इसके बाद लास्ट रूल है हमारा, जिसका नाम है मैं इधर लिख दूं, यहाँ पे स्पेस तो नहीं बचा है और आई थिंक यहाँ पे भी स्पेस नहीं होगा, देख लेता हूँ, ठीक है। अब जो लास्ट किंग है उस किंग का नाम है यशपाल, ठीक है। लास्ट इसके बारे में क्या है, अंतिम शासक, लास्ट रूलर, ओके, अंतिम शासक है। और इसके बारे में क्या समझना भैया, इसके बारे में ये समझना है कि इसमें गढ़वालों ने आक्रमण किया और गढ़वालों ने कन्नौज को जीत लिया, ठीक है। गढ़वालों ने क्या कर लिया, कन्नौज को जीत लिया। तो ये कुछ ऐसे सारे चीजें आपको याद रखने हैं, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुर्जर प्रतिहार खत्म हो गया। फिर गुर्जर प्रतिहार के जो भी फ्यूडेटरीज होते हैं, जो भी छोटे छोटे गुर्जर प्रतिहार के अंदर रहते हैं, वो एक तरह से आजाद, अपने आप इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। फिर चौहान आते हैं। इसके बाद जो रूल्स आएंगे वो आएंगे चौहान। चौहान वंश के बारे में आप सुनिएगा। चौहान वंश हो गया, आपको तोमर राजपूत हो गए, ये आपके चौहान जो हैं ये आपके दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्र में कब्जा करते हैं। तो आफ्टर गुर्जर प्रतिहारा जो आप पावर में आते हैं वो है चौहान वंश या चौहान या चौहान बोला गया, ठीक है, चौहान या चौहान राजपूत, ठीक है। एंड सोलंकी, चालुक्य और सोलंकी से लेटर चालुक्य है, चालुक्य के बाद वाला जो वंश है उत्तर चालुक्य जिसको बोलते हैं, ओके। ये सब गुजरात वाले क्षेत्रों में, और परमार राजपूत मालवा वाला क्षेत्रों में, ये गुजरात वाला क्षेत्र में, ओके। और ये ध्यान रखिएगा, ये राजपुताना वाला क्षेत्र में, जो राजस्थान का क्षेत्र है ना, राजपुताना। तो इससे क्या होता है कि आपका गुर्जर प्रतिहार का पूरा खत्म, गुर्जर प्रतिहार का वर्चस्व खत्म हो चुका है, गुर्जर प्रतिहार का छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका है। और ये जो टाइम पीरियड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1000 से लेकर 1200 का टाइम पीरियड। अब हम देखेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में, जो सेकंड हमारा है इस पूरे संघर्ष का, जो सेकंड पार्टी है वो पाला डायनेस्टी है। पाला डायनेस्टी बेसिकली बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में रह रहे हैं,
ओवरव्यू लेंगे पहले हम लोग पाल डायनेस्टी के बारे में। क्या है पाल डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी के बारे में समझेंगे पहले कि बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में पाल डायनेस्टी था। और पाल डायनेस्टी के बारे में सुलेमान जो आपके अरबी यात्री हैं, सुलेमान जो कि आपके अरबी यात्री हैं, उन्होंने पाल डायनेस्टी के बारे में कहा है। उसके साम्राज्य के बारे में कहा, रुहमा या धर्मा शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सुलेमान ने पाल वंश के पाल साम्राज्य के बारे में रुहमा या धर्मा कहा है। ध्यान रखिए, ठीक है, रुहमा या धर्मा कहा है। ये सब सवाल पूछ सकता है कि सुलेमान के द्वारा पाल वंश को क्या बोला गया, तो रुहमा या धर्मा। सुनिए बात को, यहाँ पे बहुत हाथी पाए जाते थे। ओके, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि ये जो एरिया है बिहार बंगाल वाला, जो पाल डायनेस्टी का जो एरिया है, वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा कलिंगा, अशोका के समय कलिंगा वार हुआ तो भी हाथी के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। तो ऐसा माना था कि अशोक ने हाथी के लिए अटैक कर दिया कलिंग के ऊपर। ठीक है, हालांकि बहुत सारे कारण रहे हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे बुद्धिस्ट साधु बुद्धिस्ट मॉन्क रहे हैं, कुछ बुद्धिस्ट आपके भिक्षु रहे हैं जो तिब्बत की यात्रा किए हैं पाला डायनेस्टी के समय में। ठीक है, तो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं कि पाला डायनेस्टी के समय बुद्धिस्टों को संरक्षण प्रदान किया गया है, बुद्धिस्टों को एक तरह से बहुत ही अच्छे तरह से पैट्रोनेज दिया गया। तो बुद्धिस्ट मॉन्क आतिश हैं, शांत रक्षित हैं, दीपंकर, ये सब बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने तिब्बत की यात्रा की है और ये पाला डायनेस्टी के अंदर रहते थे। ठीक है, पाला डायनेस्टी के एरिया में ये हमेशा रहे हैं और इनको संरक्षण प्रदान हुआ है। अब पाला डायनेस्टी से थोड़ा पीछे जाएंगे, समझेंगे चीजों को। अभी हम पाला डायनेस्टी के राजाओं को पढ़ेंगे, उनके सारे पूरे किंगडम को, एक एक पॉलिटिकल चीजों को देखेंगे, बट समझेंगे क्या है पाला डायनेस्टी। देखिए, शशांक का डेथ होता है 637 AD में। शशांक जो कि गौड़ वंश का था, जब हर्षवर्धन आपने पढ़ा था, शशांक आपने पढ़ा था, हर्षवर्धन शशांक में हमेशा झगड़ा होते रहा। गौड़ वंश में आपका शशांक, बंगाल वाला क्षेत्र में शशांक आपका वहां पे कब्जा जमाए हुए था, लेकिन शशांक बहुत ही पावरफुल था। लेकिन शशांक की जब मृत्यु होती है 637 AD में, ओके, 637 AD में शशांक की मृत्यु हो जाती है। पूरे बंगाल जो एरिया है, पूरे आप देख सकते हो बंगाल वाला जो एरिया था, वो पूरे पॉलिटिकल कंफ्यूजन वहां पे हो जाता है। वहां पे पूरा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, कौन बनेगा, क्या होगा। कोई भी अच्छे तरीके से कोई अभी तक राजा नहीं आया है जो बंगाल को संभाल पाए। पूरे अच्छे से पॉलिटिकल कंफ्यूजन बहुत जबरदस्त रूप से हो चुका है वहां पर। साथ ही साथ वहां पर बंगाल पे यशो बर्मन अटैक कर दे रहा है। ओके, कनौज, यशो बर्मन कहाँ था, कनौज में था ना। मैं देखिए 637 AD की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान क्या, अब बोले कनौज में, तो अभी ये इसी को ध्यान रखिए, मैं बैकग्राउंड में गया हूँ। तो कन्नौज के जो शासक यशो बर्मन बैठे हुए थे, तो यशो बर्मन हर्षवर्धन के बाद, जो हर्षवर्धन के 50-60 साल बाद जो कन्नौज का क्षेत्र में बैठता है वो यशो बर्मन। आफ्टर यशो बर्मन का जब डेथ होता है उसके बाद कन्नौज की स्थिति खराब होती है। तो कन्नौज जो यशो बर्मन है उसने बंगाल पे आक्रमण किया कि हम अपने एरिया को बंगाल की तरफ चाहेंगे। ललितादित्य जो कश्मीर का राजा, कहाँ का राजा है, कश्मीर का राजा है ललितादित्य, मुक्तिपीठ उसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, मुक्तापीठ, उसने भी बंगाल पे आक्रमण, भैया कश्मीर कहाँ, बंगाल कहाँ, फिर भी आक्रमण किया। फिर भास्कर बर्मन है जो असम कामरूप के राजा हैं, अब बगल में असम है आपके बंगाल के, उसने भी आक्रमण कर दिया। इस तरह से बंगाल को पूरे अच्छे तरीके से बर्बाद किया गया। कामरूप भास्कर बर्मन ने बहुत सारे एरियाज को, ऑलरेडी कुछ एरिया को, बंगाल के एरिया को ले लिया। इस तरह से वहां पर जो कंडीशन पैदा हुआ बंगाल के अंदर, पूरे अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, अराजकता। ठीक है, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, कोई सरकार है, मतलब इट मींस कोई राजा है ही नहीं। तो इस तरह से उस चीज को बोला गया मत्स्य न्याय, चाओस, क्या बोला गया, चाओस। तो जो उसमें जो भी कंडीशन हुए, उसमें जो भी अराजकता की स्थिति पैदा हुई, उसको क्या बोला गया, उस तरह के आंतरिक अव्यवस्था को बोला गया मत्स्य न्याय। बंगाल में 8th सेंचुरी AD में जो आंतरिक व्यवस्था फैली उसको बोला गया मत्स्य न्याय। और ये खलीमपुर जो अभिलेख है, खलीमपुर अभिलेख है, उसमें ये लिखा गया है, खलीमपुर अभिलेख में ये लिखा गया है कि इस मत्स्य न्याय को दूर करने के लिए लोगों के द्वारा गोपाल को राजा चुना गया बंगाल का। ध्यान रखिएगा, गोपाल नाम का एक व्यक्ति है, उसको राजा चुन लिया गया पूरे बंगाल की जनता के द्वारा, और पूरे बंगाल ने उसको अपना शासक माना। तो ये पहला ध्यान रखिए कि इलेक्टेड बाय पीपल, गोपाल किसके द्वारा चुना गया है, पीपल के द्वारा। आपका रजिया सुल्तान किसके द्वारा चुना गया था, तो वो भी लोगों के द्वारा ही चुना गया था। तो कुछ ऐसी चीजें याद रखिए, कौन किसको लोगों के द्वारा चुना गया है, तो वो है गोपाल। समझ रहे हैं बात को। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कर दी है। ध्यान रखिएगा गोपाल का, आप टाइम पीरियड देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दूं गोपाल का टाइम पीरियड, यहाँ में लिख दूं गोपाल, छोटा है, बहुत छोटा टॉपिक गोपाल के बारे में।
टाइम पीरियड 750 से लेकर 750। ओके, इसके बारे में वही है कि इसने मत्स्य न्याय को दूर किया और जो अराजकता की स्थिति फैली हुई थी उसको दूर किया। और इसने इसके अनुसार ध्यान रखिएगा, एक तारानाथ बौद्ध भिक्षु है, तारानाथ एक बौद्ध भिक्षु है, मैं लिख दूं बौद्ध भिक्षु। तारानाथ बौद्ध भिक्षु है, उसने बोला है कि ओदंतपुरी में एक मठ, मोनेस्ट्री मतलब मठ, मोनेस्ट्री, उदंतपुरी में एक बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ का निर्माण करवाया। किसने करवाया? गोपाला ने। किसने करवाया? गोपाला ने। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारे चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। इसके बारे में इतना ही। तो एक तरह से गोपाला के बारे में ध्यान रखिए, एक तरह का बहुत ही बुद्धिस्ट को मानने वाला भी था, ठीक है, एक तरह से ये बुद्धिस्ट ही था। ओके, आगे चलते हैं। गोपाला के बारे में इतना समझना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूलर है वो धर्मपाला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। भाई धर्मपाल तो ही अटैक किया था वस्त्रराज के ऊपर, वस्त्रराज ने इसको हराया। ओके, फिर वस्त्रराज को राष्ट्रकूट किंग ध्रुव ने हराया। फिर धर्मपाला मौका देख के चक्रयुद्ध को बैठा दिया कनौज पे, मैंने जस्ट बताया था इससे पहले। तो ये धर्मपाला का डेट 777 से 810 है, ये तो याद हो गया आपको, बहुत बार मैंने बता दिया। इसे रियल फाउंडर माना जाता है पाल वंश का। इसने टाइटल लिया समकर परम सौगात उत्तरापथ स्वामी, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया को कैप्चर किया तो ये अपने आप को उत्तरापथ का स्वामी माना। इसने पूरे उत्तरी भारत के बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे पार्ट को इसने कैप्चर किया और इसने पाला साम्राज्य को बहुत बड़े एरिया तक फैलाया। ओके, हालांकि ये हारा था ध्रुव के द्वारा, वहां पे मैंने यहाँ पे लिख दूं डिफीटेड बाई, ध्यान रखिएगा, प्रतिहारा, सॉरी प्रतिहार जो राजा थे वत्सराज। ओके, वत्सराज ने इसको हराया था, किसको? आपके धर्मपाल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद रखना। और फिर ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटा किंग ने भी इसको हराया, बाद में राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव ने भी इसको हराया था। ध्रुव आल्सो डिफीटेड हिम, जिसको हार ही मिला है। लेकिन जब राष्ट्रकूट ने इसको भी हराया था, जब वस्त्रराज को हराया था, ध्यान रखिएगा, पहले क्या हुआ था कि वस्त्रराज ने कनौज को राजधानी बनाया, दिक्कत हुआ गुर्जर प्रतिहार को, सॉरी मतलब आपके पाल वंश को दिक्कत हुआ। देवपाल ने किया आक्रमण, धर्मपाल ने किया आक्रमण। अब धर्मपाल को किसने हराया? धर्मपाल को हराया आपका वस्त्रराज ने। ये चीज देख के राष्ट्रकूट जो राजा था ध्रुव को दिक्कत हुआ, ध्रुव ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? वस्त्रराज के ऊपर। वस्त्रराज हार गया, अभी आपका गुर्जर प्रतिहार हार चुका है। राष्ट्रकूट ने आक्रमण किया, राष्ट्रकूट हरा के चला गया दक्षिण की ओर, वहां पे जगह खाली हुआ कनौज में धर्मपाल ने बैठा दिया चक्रा युद्ध को, बोला कि पपेट रोल, मतलब कहने का मतलब एक तरह से कठपुतली बना के बैठा दिया। इसने कुछ उपाधियां ली, परम सौगात की उपाधि, शंकर की उपाधि, उत्तरापथ का स्वामी। इसने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, विक्रमशिला विहार और सोमपुरी बौद्ध विहार। विक्रमशिला बौद्ध विहार आपके भागलपुर में है और सोमपुरी बौद्ध विहार आपके सोमपुरी पहाड़पुर में दिखाई पड़ता है, ठीक है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए इसने 200 गांव दान दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी के देखरेख के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनरुद्धार के लिए इसने 200 गांवों को दान किया और इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, सर, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय धर्मपाला, ठीक है। ऑल्सो ही गिफ्टेड 200 विलेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन। और अगर हम बात करते हैं तो पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी के देखरेख के लिए सारे उसे खर्चा चले, उसका किस तरह से, उसके लिए 200 गांव दान में दिया। ध्यान रखें 200 गांव, ठीक है, बहुत ही एक तरह से उसके पूरे जितने भी रेवेन्यूज होंगे 200 गांवों का, ये सारे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए खर्चा होगा। तो धर्मपाल के बारे में इतना ही जाना है और इसके बारे में हमें नहीं समझना है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग देवपाल। नेक्स्ट रूलर है हमारा देवपाल। धर्मपाल के बाद जो आता है पुत्र उसका है धर्मपाल का। 810 से लेकर 850 एडी तक ये शासन करता है। इसने अपनी राजधानी को मुंगेर बनाया और इसने टाइटल लिया परम सौगात का। क्या टाइटल लिया भैया? परम सौगात का। ओके,
तो परम सौगात का टाइटल लिया, मुंगेर राजधानी बनाया देवपाल के बारे में। देवपाल ने, ध्यान रखिएगा इसके बारे में मैं अगर बताऊं, इसने अपने एरिया को इतना फैलाया, मैं आपको बता दूं, ओके, इसने अपने एरिया को प्रयाग ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर, ओके, प्रयाग ज्योतिषपुर, जिसको मतलब आप समझ असम का क्षेत्र है, ठीक है, असम के क्षेत्र को इसने अपने एरिया में मिलाया भैया। कुछ उत्कला, उत्कला उड़ीसा को बोलते हैं ना, उत्कल तट, उड़ीसा कुछ एरिया को अपने एरिया में मिलाया। ये अपने एरिया को देखिए एक्सपेंड कर रहा है, अपने एरिया को फैला रहा है, ओके। इसके कुछ कुछ ऐसे आपके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें इसने हुना को हराया, इसने गुर्जरों को हराया, इसने ड्राविड्स को हराया, ये आपको मिलता है, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने नॉर्दर्न इंडिया को तो साथ साथ कैप्चर किया, इसने असम के क्षेत्र को भी था, इसने उड़ीसा के कुछ क्षेत्र को देखा, मतलब अपने अपने एरिया से दक्षिण की ओर भी बढ़ा, जैसे कि उड़ीसा इसके दक्षिण में पड़ता है तो वहां भी गया। इसने अपने एरिया को हिमालय, विंध्य तक हर एक जगह, तो पूरे नॉर्दर्न पार्ट को इसने जीता। देवपाल के समय इतना है, मेरे बात को इसके बारे में और आपको समझना है, इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनके समय में ध्यान रखिए, इन्हीं के समय आया था कौन, सुलेमान, सुलेमान अरब किंग, जिसने अरब यात्री, सॉरी अरब किंग नहीं, अरब यात्री है सुलेमान, जिसने बोला इसके धर्म, इसके राज्य के बारे में, रुहमा या धर्मा। मैंने शुरुआत में बताया ना कि बंगाल पूरे पाल वंश के राज को क्या बोला, सुलेमान बोला। तो इसके समय में आया था, देवपाल के समय में आया था, क्या बोला गया, रुहमा या धर्मा। सुमात्रा जावा, जो आपका स्वर्ण भूमि बोला जाता था, सुमात्रा जावा, जहाँ पे शैलेंद्र वंश का शासन था, वहां पे बालपुत्र देव हैं, बालपुत्र देव से इनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा, इसलिए नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिया। नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए इन्होंने 5 गांव दान दे दिया। समझ बात को, कितना गांव दान दे दिया, 5 गांव नालंदा में बौद्ध विहार के लिए, ठीक है। इस उदाहरण का बलपुत्र देव के मतलब रिक्वेस्ट पे, ठीक है, बालपुत्र देव जो कि शैलेंद्र वंश का था, सुमात्रा जावा का शासक था, उसने बोला कि हम नालंदा में बौद्ध विहार बनाएंगे, तो इसने देवपाल ने दे दिया कि भाई आराम से अब जाइए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। अब आएगा हमारा भाई महिपाल, लास्ट आ गया महिपाल, जो कि इसको बोला जाता है दूसरा संस्थापक। क्या बोला जाता है, दूसरा संस्थापक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मैं इसमें और एक चीज आपको ऐड कर दूं, देवपाल के शासन में एक ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, ये जो नालंदा में बौद्ध विहार बनाया ना, इसके हेड बनाया किसको, मैं ये बता देता हूँ। कहीं कि आपको बुक में चीज मिलता है तो आप छूटना नहीं चाहिए चीजें, भले आप याद ना करें। नालंदा में बौद्ध विहार जो बनाया, उसके हेड के रूप में नियुक्त किया वीरदेव को। किसको, वीरदेव को। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके एक दरबारी कवि हैं, पोएट है भैया, नाम है वज्रदत्ता, वज्रदत्ता। अब ये वज्रदत्ता क्या होंगे, बुद्धिस्ट होंगे ना, क्योंकि बुद्धिस्ट इसके समय बहुत ज्यादा है, ठीक है, बुद्धिस्ट है। वज्रदत्ता एक बुद्धिस्ट है, पोएट है। इसका किताब, इसने किताब लिखा, कौन सा किताब लिखा है, लोकेश्वरा शतक का, लोकेश्वरा शतक किनका बुक है, वज्रदत्त का बुक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसके समय जो भी असम है, ये सारे क्षेत्र आपके आ चुके हैं, असम के क्षेत्र सब इनको अपने आप इसका अधीनस्थ हो गए इनके अंदर, ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम देखेंगे महिपाल प्रथम के बारे में। महिपाल प्रथम, जिसे कंसिडर किया जाता है दूसरा संस्थापक। दूसरा संस्थापक कहे तो इसके समय जो भी चीजें गुर्जर प्रतिहार से हारने के बाद और जो राष्ट्रकूट किंग के द्वारा जब इस पे अटैक किया गया, तो जो भी क्षेत्र, जो भी चीजें थे, जो भी फॉर्च्यून्स था आपके पाल वंश का, जो खोया हुआ था, उस चीज को फिर से इसने रिस्टोर किया महिपाल प्रथम ने। वो टाइम पीरियड समझ लीजिए 977 से लेके 1027, 11वीं शताब्दी में हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो इस पीरियड में कुछ जो भी चीजें थी उस चीज को रिस्टोर किया, अगेन इसने रिस्टोर किया, ठीक है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये चीज ज्यादा देर तक रिस्टोर्ड नहीं रह पाया, क्योंकि इसके ऊपर अटैक हुआ राजेंद्र चोल का। चोल वंश का बहुत ही ये ताकतवर ग्रेटर किंग है, ध्यान किया, राजेंद्र चोल, जिसने इसको हराया
क्योंकि उसने ईस्ट की ओर जब ये राजेंद्र चोल जो आपका देख सकते हैं, चोल पांडे के बारे में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो ही हमारा होने वाला है चोला के बारे में, जो लाइव सेशन कल चलने वाला है। तो चोला किंगडम देखिएगा बहुत ही पावरफुल एक तरह से किंगडम रहा। तो नीचे वो अभी साउथ में था, लेकिन उसने अपना जो उत्तर भारत की ओर जो उसने अपना कैंपेन चलाया, तो उसमें उसने पाल वंश के ऊपर अटैक किया राजेंद्र चोल ने, और उसको हराया। और पूरे अच्छे तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे बंगाल और बिहार में चोला ने, जो राजेंद्र चोल ने इसको हराया, पूरे अच्छे तरह से बर्बाद कर दिया, इसके किंगडम को पूरे तरह से तोड़ के रख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र चोल ने इसको हराया, तो इस तरह से ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाया। इसके बाद एक किंग आएगा, महिपाल के बारे में इतना ही समझना है। महिपाल के बाद एक किंग आएगा, मैं यहाँ लिख दूं रामपाल। ओके, रामपाल एक किंग है महिपाल के बाद, इसके बारे में आपको समझना है। लास्ट ग्रेट रूरल, लास्ट ग्रेट रूरल मतलब ये सबसे जो अगर ताकतवर एक हम राजा की बात करेंगे, इसका ग्रेट महान राजा की बात करेंगे, तो लास्ट रामपाला है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सही रहा। इसने कामरूपा मीन्स आसाम और कलिंगा को फिर से इसने जीता। ठीक है, कलिंगा को फिर से इसने जीता, कलिंगा उड़ीसा वाला क्षेत्र को इसने अगेन इस चीज को जीता। लेकिन ज़्यादा देर तक ये सारी चीजें नहीं रह पाई, बिकॉज इस समय इतने ज़्यादा जितने भी इनके फेडेरेटरी थे, इनके जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे जो इनके सबऑर्डिनेट थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लें, क्योंकि पाला जो डायनेस्टी था वो बार बार आक्रमण हो रहा है इसके ऊपर, राष्ट्रकूटों के द्वारा, गुजर प्रतिहार के द्वारा, चोला के द्वारा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक तरह से कमजोर हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो रामपाल के बाद कोई ऐसा किंग आया नहीं कि इस चीज को फिर से रीगेन कर पाए। ध्यान रखिएगा, रामपाला का जो नाम है, एक मेंशन आपको मिलता है, इसके नाम आपको देखने को मिलेगा, एक बुक है, आपको ध्यान रखिएगा, रामचरित। ठीक है, रामचरित्र मानस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक रामचरित्र बुक है, वो लिखा गया है संध्याकर नंदी के द्वारा। संध्याकर नंदी के द्वारा बुक लिखा है रामचरित्र। उसमें इसका नाम मेंशन किया गया है रामपाला के बारे में। आल्सो इसमें एक कैबट रिवेलियन, कैबट विद्रोह के बारे में बताया गया है, किस तरह से कैबट विद्रोह हुआ। तो ये थोड़ा कुछ फैक्चुअल चीज देखिए, मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि जहां पे मुझे लगेगा, जहां पे चाहिए कि यहाँ पे मेंस के लिए टॉपिक है, तो उसको मैं खुद ही डिटेल में पढ़ाता हूँ। और जब मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करूँ, हर एक किंगडम का मैं पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये राजा ने ये किया, तो ये आपको समझिए कि प्री के लिए बेस्ट है। हाँ, ये मेंस में थोड़ा सा आंसर राइटिंग में थोड़ा सा बीच बीच में फैक्ट डालने के में काम आएगा, बट ये सारे फैक्चुअल बेस्ड हैं और ये पूरे प्री बेस्ड हैं। अभी हम चोला पढ़ेंगे, देखिए चोला को हम लोग पूरे मेंस बेस्ड पढ़ेंगे, क्योंकि उससे सवाल आते हैं, बहुत बार आए हैं, आते भी है, बट राष्ट्रकूटा ये सब सारे से सवाल नहीं आता। इसको पूरे मिला के अगर हम देखते हैं, पूरे 750 से लेके या 600 से लेके पूरे 1200 के पीरियड टाइम पीरियड के बीच में सोसाइटी के बारे में, इसके रिलीजन के बारे में ये आता है, तो उसको हम लोग कर लेंगे मेंस वाला टॉपिक में, उसके लिए आपको परेशान रहना। ठीक है, ये रामपाला हो गया। रामपाला के बाद लास्ट जो रूलर है वो है मदन पाल। रामपाला के बारे में ये भी है कि इसने गंगा नदी में समाधि ले लिया था, गंगा नदी में इसने अपना समाधि ले लिया था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, लिखिएगा नहीं, बट याद रखिएगा, कभी पूछ दे तो बताइएगा। मदन पाल लास्ट राजा है, ध्यान के लास्ट रूलर। इसको हटाता है सेन वंश के द्वारा। सेना डायनेस्टी जो है वो बंगाल का डायनेस्टी है, सेना डायनेस्टी के द्वारा पाल वंश का एक तरह से पूरा तरह से बर्बादी हो जाता है, पाल वंश पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाता है 12वीं सेंचुरी के आसपास में। ध्यान रखिएगा, विजय सेन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इस मतलब कहने का मतलब कि पाल वंश का एक तरह से डिक्लाइन होता है। ठीक है, देखिए सेन वंश बंगाल का ही है, एक ब्राह्मण क्षत्रिय परंपरा के अकॉर्डिंग ये वंश चलता था। उसमें सामंत सेन इस वंश के संस्थापक है, जो कर्नाटक से आया था। ठीक है, कर्नाटक से आया था और बंगाल में एक साम्राज्य बनाया, मतलब समाज नहीं, मतलब एक वंश बनाया सामंत सेन, एक छोटा किंगडम बनाया। बट जब देखा कि मदन पाल जो आपका पाल वंश कमजोर हो चुका है, तो विजय सेन ने इस मौके का फायदा उठा के ये मदन पाल को हटा के वहां पर एक सेन वंश का स्थापना किया। ठीक है, ये कहानी रहा। तो ये लास्ट ऐसे साम्राज्य है, लास्ट ऐसा साम्राज्य है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जिसमें बुद्धिस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको पालास के मोस्ट ऑफ रोड जो है बुद्धिस्ट है। ठीक है, बुद्धिस्ट इंपीरियल है।
ध्यान रखिएगा। तो सेन वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, विजय सेन शैव धर्म का था, तो थोड़ा चीज आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, ये लिखा हुआ मुझे, मैं इसको पढ़ूंगा, इससे अच्छा कि आप चीजों को देख लीजिए। ओके, देखिए पाला जो पीरियड रहा है एक तरह से गोल्डन एरा रहा बंगाल के लिए, अगर हम बात करेंगे तो ठीक है। ये इसने बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी की बात करें तो बंगाल में बहुत समय के जो बीच में चल रहा था, बंगाल के अंदर जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई, गोपाल ने उस स्थिति को संभाला, मत्स्य न्याय को संभाला, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के रूप में पाला वंश ने और प्रोस्पेरिटी के रूप में बंगाल में बहुत अच्छे तरीके से बहुत समय तक रहा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसने, बंगाली सिविलाइजेशन में भी इसने बहुत ज़्यादा अपना अचीवमेंट दिया। बहुत सारे टेम्पल मोनेस्ट्री बने, विक्रमशिला आप देख लीजिए, सोमपुरा महावीरा देख लीजिए, ये सारे हैं। ओके, इसी को आपको समझना है। इस समय एक तांत्रिक ट्रेडिशन है, वो बहुत ही उभर के आया, हम उसको पढ़ लेंगे बाद में मेंस वाले टॉपिक में। देखिए जो मेंस के टॉपिक है उसको मेंस में ही कवर करेंगे, प्री में हम लोग नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप अगर प्री के एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्री के लिए ही आपका हो। और ऐसे भी हम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट पे बनाएंगे हम लोग MCQ 200 या 100 MCQ टॉप 100, और उससे बाहर सवाल MCQ नहीं आएंगे आपके एनसेट हिस्ट्री से, ठीक है। तो उसके लिए परेशानी होना, बट वीडियो को नोट्स बना के, नोट्स बनाना जरूरी है, देखना है और नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। बिना नोट्स से कोई पढ़ाई नहीं होता है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। पाल वंश के साथ आप देखिए श्रीविजय एम्पायर जो है आपका, उसके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। मैंने बताया अभी देखिए श्रीविजय के बारे में कि सुमात्रा जावा के जो है शैलेंद्र है, उसके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा इनका। ओके, तीन सारी चीजों को आप अगर कभी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इनके अरब के साथ भी व्यापार बहुत अच्छा रहा, अरब राजाओं के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा। इन्होंने अरबों को अपने साथ व्यापार करने के लिए भी बोला, ठीक है। तो ये रहा कंडीशन हमारा बंगाल के बीच में, आपने देखा कि पाल वंश को कैसे, ठीक है। अब पाल वंश के बाद एक और जो हमारा राजा आता है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, एक जो किंगडम है वो है भैया राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा किंगडम के बारे में समझेंगे। दक्षिण भारत है जो दक्कन वाला क्षेत्र में राष्ट्रकूटा है, ठीक है। दक्कन वाला क्षेत्र में राष्ट्रकूटा है। राष्ट्रकूटा 753 से लेकर 975 एडी का जो टाइम पीरियड है, ये राष्ट्रकूटा, ये साउथ भारत में, दक्षिणी भारत में जो एक साम्राज्य है वो है राष्ट्रकूटा के बारे में। राष्ट्रकूट का मतलब होता है चीफ ऑफ राष्ट्र। राष्ट्र उस समय जो भी होता होगा, जो भी चीजें, जैसे चाहे हो सकता है राज्य हो या कोई टेरिटरी हो, तो बस उसका मतलब हुआ इसमें राष्ट्रकूट का मतलब कि मुख्य, राष्ट्र का मुख्य, ठीक है। ये राष्ट्रकूटा के बारे में समझना है आपको कि इसके बारे में ऐसा है कि 625 एडी में ये लातूर जो महाराष्ट्र का एरिया है वहां से इलुचुर आए थे, इलुचपुर, ठीक है। लातूर से इलुचपुर आए थे, मध्य प्रदेश का एरिया है, नर्मदा के आसपास वाला, वहां से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए थे। और ये एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्य। देखिए चालुक्य वंश इस समय चल रहा है ना, 753 का टाइम है, चालुक्य वंश चल रहा है, वेस्टर्न चालुक्य चल रहा है। देखिए वेस्टर्न चालुक्य मैं बोलूंगा तो उसमें बतापी के चालुक्य आएंगे, और बतापी के चालुक्य जब खत्म हो जाता है कीर्ति वर्मन के बाद, तो बतापी के चालुक्य के बाद एक और उस वेस्टर्न चालुक्य का ही एक और वंशज आता है, उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। बट ये है बतापी के चालुक्य कीर्ति वर्मन के फेवरेट थे, मतलब ये ध्यान रखिए कि ये कहीं ना कहीं चालुक्य के सामंत रहे हैं राष्ट्रकूटा। और जो सामंत के समय जो भी उस समय थे, उस समय जो राजाओं ने जो टाइटल लिया वो था लातलूरा पुरवसरा, ठीक है, पुरवसरा, ठीक है, लातलूरा पुरवसवारा। ये लॉर्ड ऑफ द ग्रेट सिटी, लॉर्ड ऑफ द ग्रेट सिटी लातूर, लॉर्ड ऑफ द ग्रेट सिटी लातूर, ये टाइटल लिए तो उन सबऑर्डिनेट ने। ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके ये बुक में NCERT ये सारे जगह आपको दिया गया है। शुरू में राष्ट्रकूटा का ध्यान रखिए, राष्ट्रकूटा का कैपिटल बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो ये कैपिटल है आपका मान्यखेत, सोलापुर महाराष्ट्र में, इसी को ध्यान रखना है। ओके, देखिए ये आप मैप को देख लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रकूटा देखिए, यहाँ पे दक्कन वाला क्षेत्र में है। यहीं पे आपका ध्यान दीजिएगा कि मैंने चालुक्य पढ़ाया था तो वेस्टर्न चालुक्य इसी क्षेत्र में था ना, तो चालुक्य को हटा के किसको, बादामी के चालुक्य को, जब बादामी के चालुक्य कमजोर पड़ गए तब यहाँ पे राष्ट्रकूट का स्थापना होता है। और फिर देखिएगा कि इसी राष्ट्रकूट को कौन भगाएगा, कल्याणी के चालुक्य, वही चालुक्य का वंशज 200-300 सालों बाद फिर हराता है। देखिए जैसे 2 साल तक एज ए देख सकते हैं कि आप इसके फेडेटरी रहते हैं वो आपके कल्याणी के चालुक्य। मैं इधर लिख देता हूँ, ये चालुक्य बहुत कंफ्यूजन होगा ना आपको, मैं लिख देता हूँ। राष्ट्रकूटा के पहले है आपके बतापी या बादामी के चालुक्य। ये सब कौन से चालुक्य है, वेस्टर्न चालुक्य है, बतापी के चालुक्य। मैंने बतापी और बादामी के चालुक्य पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था कि इसने बेंगी प्रांत को जीता था, बेंगी प्रांत को इसने जीता था,
पल्लवों से इसने बेंगी प्रांत को जीता था और बेंगी पे अपने भाई नंदीवर्धन को बैठा दिया था और वो बन गया बेंगी के चालुक्य। ठीक है। और ये जब बतापी के चालुक्य का एक तरह से जब डिक्लाइन होता है, पतन होता है, तो इसमें आता है राष्ट्रकूटा। इस एरिया में कौन बन जाता है? राष्ट्रकूटा। अब ये राष्ट्रकूट जब एक तरह से डिक्लाइन होगा तब इस एरिया में, फिर इसी एरिया में आ जाएगा आपके कल्याणी के चालुक्य। तैलप द्वितीय जो आपके इसके हैं कल्याणी के चालुक्य। मैंने कल्याणी के चालुक्य को नहीं पढ़ाया बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसका छोटा वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए ये आपने इस चीज़ों को समझ लिया। देखिए इस समय और भी है, चोला डायनेस्टी ऑलरेडी इसमें रनिंग है, इधर पल्लव डायनेस्टी रनिंग है, इधर ईस्टर्न चालुक्य जो बेंगी के चालुक्य कहलाए ये भी ऑलमोस्ट रनिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट किंग है वो है दंती दुर्गा। आपका टाइम पीरियड 733 से 756 एडी। नॉट इंपॉर्टेंट, बस समझना है इसके बारे में। देखिए राष्ट्रकूटा के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसने अरब के व्यापारियों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। उनको बोला कि आप मस्जिद बनाइए, आप अपने धर्म को पालन करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रकूटा के बारे में आपको देखने को मिलता है। इसने हमेशा पाल वंश को और हमेशा प्रतिहारा को हराया भी है और मोस्ट ट्री पार्टी स्ट्रगल में सबसे ज्यादा पावरफुल भी रहा तो राष्ट्रकूटा ही रहा। समझ रहे बातों को, इसी को समझिएगा। दंती दुर्ग पहले राजा इसके राष्ट्रकूटा का स्थापना इन्होंने किया, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा वंश। ऑल्सो द फिडेटरी ऑफ चालुक्य। कृति बर्मन जो लास्ट रूलर है आपका बदामी चालुक्य के सबसे जो अंतिम राजा है वो कृति बर्मन सेकंड, उसके सामंत थे। लेकिन जब कृति बर्मन कमजोर पड़ गया भैया तो इसको हटा के दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कर दिया उस क्षेत्र में, दक्कन वाले क्षेत्र में। समझ रहे बात को? ओके, दंती दुर्ग का मतलब होता है ही हुज एलिफेंट इज हिज फोर्ट्रेस, वो जिसका हाथी ही उसका किला है। मतलब इट मीन्स दंती दुर्ग का यही मतलब होता है, आप चीजों को समझिएगा। दंती का मतलब आपका एलिफेंट होता है। ओके, ये सारी चीजें लिखे हुए तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखिए तो दंती दुर्ग के बारे में एक चीज समझना है। दंती दुर्ग ने अपने फादर इन लॉ, अच्छा इनके फादर इन लॉ कौन है? इनके फादर इन लॉ है पल्लव के राजा नंदीवर्मन। पल्लव और चालुक्य का संघर्ष बहुत जबरदस्त रूप से चला, पल्लव और चालुक्य का संबंध बहुत जबरदस्त रूप से चला। चालुक्य के सामंत कौन हुए? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने हेल्प किया था पल्लवों को। कब? जब जो काची पल्लवों का मेन क्या रहा? काची रहा। काची को जब चालुक्यों ने, वेस्टर्न चालुक्यों ने अटैक किया था और काची छीन लिया था, तब इस काची को हासिल करने में दंती दुर्ग ने अपने पल्लव राजा मतलब अपने फादर इन लॉ जो उनका पल्लव राजा नंदीवर्मन का हेल्प किया था। ध्यान रखिएगा, इस दंती दुर्ग ने एक यज्ञ करवाया था, हिरण गर्भया यज्ञ। इस सैक्रिफाइस को करवाया था उज्जैन में। तो हिरण गर्भ यज्ञ किसने करवाया? पूछ दे सवाल में, तो दंती दुर्गा ने कराया। ठीक है, इसने एलोरा में दशरथ टेम्पल बनाया। ठीक है, एलोरा में जो दशावतार का टेम्पल है, नॉट दशरथ, दशावतार का टेम्पल है। एलोरा में दशावतार का टेम्पल है जो दंती दुर्ग के द्वारा बनाया गया। ये आपको ध्यान रखते हैं। दंती दुर्ग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है। ठीक है, इसने पल्लव का नंदीवर्मन का हेल्प किया काची चालुक्यों से छीनने में, पहला बात। चालुक्यों के सामंत रहे, सेकंड। हिरण्यगर्भ सैक्रिफाइस करवाया, एलोरा में दशावतार का मंदिर बनाया, बात खत्म। इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा है कृष्ण प्रथम। 756 से लेकर 774 तक टाइटल लिया अकाल वर्ष का। ठीक है, अब शुभ तुंग का अकाल वर्ष या शुभ तुंग का टाइटल लिया कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, कृष्ण प्रथम में रॉक कट एलोरा कैलाश टेम्पल जो शिव का टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल है, एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल है जो एक चट्टान से काट के बनाया गया। ये बनाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में। ओके, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में, बात को समझिएगा। ठीक है, कृष्ण प्रथम के बारे में। ओके, मोनोलिथिक टेम्पल है। कैसा? मोनोलिथिक मतलब एक चट्टान से बना। इसके बारे में कृष्ण प्रथम के बारे में आपको इतना ही समझना, ज्यादा नहीं। आगे चलेंगे, गोविंद सेकंड आएगा, नॉट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कोई जानकारी भी आपको नहीं मिलता है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर आएगा ध्रुव इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसने ट्री पार्टी स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था ध्रुव वस्त्रराज और धर्मपाल के बीच में, तो इसलिए ध्रुव इंपॉर्टेंट है। ध्रुव के बारे में समझना है। ओके, ध्रुव का टाइम पीरियड 780 से लेकर 793। ओके, मैंने बताया धर्मपाल का टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने? 770 से लेके 810। ये देखिए टाइम पीरियड कैसे याद होगा? बार बार चीजों को आप लिखते जाइएगा तो क्यों नहीं याद होगा। अच्छा, इस समय नागभट्ट सेकंड है भैया, नागभट्ट सेकंड है, वस्त्रराज है,
वत्सराज का भी टाइम पीरियड देखिए कितना है, 775 से लेके 800 है। ठीक है, तो सारे एक टाइम पीरियड में रेंज में आपका आ रहा है। ये 800 से लेके 833 है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए ध्रुव के बारे में समझना है। ओके, ध्रुव के बारे में आपको समझना है कि ध्रुव ने हराया किसको, धर्मपाल ने हराया था किसको, ध्रुव को। ओके, ध्यान रखिएगा, सॉरी देखिए, वत्सराज पे अटैक किया धर्मपाल ने, बट धर्मपाल की हार हुई। ठीक है, फिर इस वत्सराज को हराया ध्रुव ने, राष्ट्रकूटा किंग ने। फिर उसके बाद ये ध्रुव हरा के फिर चला गया दक्षिण की ओर। इस मौके का फायदा उठा के धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को बैठाया था कनौज पे। ठीक है, ये आप समझ गए बात को। ठीक है, ध्रुव ने टाइटल क्या लिया, कविल्लम का टाइटल लिया, निरुपम का टाइटल लिया, धारावर्ष का टाइटल लिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिए, कविल्लम और धारावर्ष याद रखिएगा। ठीक है, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में समझना बात होगा। ठीक है, ये देखिए गोविंद थर्ड इसके बाद जो राजा आता है ध्रुव के बाद गोविंद थर्ड। बस ध्रुव के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वत्सराज को हराया और धर्मपाला को भी हराया। ये इतना ही समझना आपको, ध्यान रखिए। ठीक है, इसने ईस्टर्न चालुक्यों को हराया, बेंगी के चालुक्यों को भी हराया, बट वो हमें नहीं समझना। ठीक है, नहीं पढ़ना। देखिए इसके बाद गोविंद तृतीय आएंगे। गोविंद तृतीय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे। इनके बारे में संजन अभिलेख है, इसमें लिखा है कि गोविंद तृतीय का जो भैया घोड़ा है वो हिमालय के ठंडी धाराओं से पानी पीता है, और उसका जो हाथी है वो गंगा की पवित्र पानी को भी टेस्ट किया। मतलब इसका साम्राज्य को समझिए, गंगा नदी से लेकर हिमालय पर्वत तक इसका साम्राज्य फैला है। गोविंद थर्ड वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटा, जिसने त्रिपाठी स्ट्रगल में भी भाग लिया। इसने धर्मपाला को भी हराया, इसने गुर्जर प्रतिहार से मालवा भी छीन लिया, धर्मपाला के नॉर्थ इंडिया के एरियाज को भी जीता। समझ रहे बात को। इसको गोविंद थर्ड के बारे में आप समझिएगा ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं, गोविंद थर्ड का तुलना आपको अर्जुन के महाभारत से किया गया, सिकंदर महान से किया गया है। ठीक है, इस तरह से चीजों को समझना है। इसको हर एक जितने भी आपके पांड्या हैं, चेरा हैं, श्रीलंका के राजा हैं, सब ने इनको अपना सब ने इसके अधीनस्थ बन गए, सब राजा इसके अधीनस्थ बन गए। इतना ये पावरफुल था गोविंद थर्ड। समझे बात को। गोविंद थर्ड के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार को हराया और धर्मपाल को। नॉट इंपॉर्टेंट। संजन इंस्क्रिप्शन के संबंधित है तो गोविंद थर्ड से भी संबंधित है संजन इंस्क्रिप्शन, और अमोघ वर्ष 1 से भी संबंधित है। आगे जो आएगा वो आएगा अमोघ वर्ष प्रथम। देखिए गुर्जर प्रतिहार त्रिपाठी स्ट्रगल में सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट किंगडम रहा वो है राष्ट्रकूटा, लेकिन सबसे कम हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो राष्ट्रकूटा के बारे में। बहुत ही कम फैक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि ये सारे प्री बेस्ड हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि याद नहीं हो रहा। याद जो थोड़ा सा भी अगर चीजें याद रहेगा जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, डेट इज सफिशियंट। ओके, देखिए अमोघ वर्ष के बारे में समझिए। ये बहुत बड़ा विद्वान था। इसने कविराज मार्ग पुस्तक लिखा जो कन्नड़ भाषा में, रत्न मलिका बुक लिखा। ठीक है, रत्न मलिका, पराशोत्रा रत्न मलिका बुक लिखा जो संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में ध्यान रखिएगा, इनके 2 बुक है, याद रखिएगा अमोघ वर्ष के बारे में। ठीक है, इसे कविराज भी बोला गया। देखिए इसने संरक्षण प्रदान किया जिनसेन जिसने आदि पुराण की रचना की, सक्टायन जो अमोघ वृत्ति की रचना की, महावीराचार्य जिसने गणित सार संग्रह की रचना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से विद्वान था और इसने विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। ये है भैया अमोघ वर्ष प्रथम। ओके, इसने ही राजधानी बनाया था मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत राजधानी इसने ही बनाया था अमोघ वर्ष प्रथम। ध्यान रखिएगा, इसने ईस्टर्न चालुक्य बेंगी, ईस्टर्न चालुक्य मैं बोलूं तो बेंगी, वेस्टर्न चालुक्य बोलूं तो बतापी और कल्याणी, ईस्टर्न चालुक्य को भी इसने हराया। ध्यान रखिएगा, और टाइटल लिया वीर नारायणा का। ईस्टर्न चालुक्य को हराया, टाइटल लिया वीर नारायणा का। ठीक है, ये सारे चीज महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस एक भी चीज आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसने अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखा। ईस्टर्न चालुक्यों के साथ थोड़ा कभी कभी भी अच्छा संबंध बनाया इसने, हालांकि हराया था बट संबंध भी अच्छा बनाया। फिर इसने पल्लवों के साथ भी अच्छा संबंध बनाया। पल्लवों के साथ इसने मैरिटल स्टेटस भी रखा, मतलब शादी भी उनके अपने मतलब दोनों के बीच में, पल्लवों के बीच में और आपका राष्ट्रकूटा के बीच में बहुत ही वैवाहिक संबंध भी अच्छा रहा। ओके,
ये रहा, इसने बहुत बड़े बड़े कन्नड़ के साहित्यकार, कन्नड़ के बहुत बड़े बड़े लेखकों संरक्षण प्रदान किया, जैसे जिनसेन है, सक्टायन है, महावीराचार्य है। इसको याद है, इसको दक्षिण का अशोक कहा गया। किसने इतना ज़्यादा एरियाज को जीता, इसने इतना ज़्यादा एरिया जीता, प्लस में जो इसका सहिष्णुता था, धार्मिक सहिष्णुता है सारे धर्मों के प्रति, और इसका जो कला के प्रति जो इसका जो इंटरेस्ट था, उसे चलते इसको बोला गया अशोका ऑफ द साउथ। ठीक है, इसके समय सुलेमान अरब यात्री 9th सेंचुरी में आया था। सुलेमान इसके समय में सुलेमान इसके समय में आया, धर्मपाल के समय भी सुलेमान आया। ओके, तो 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जितने भी राजा शासन काल चल रहा है, उसके समय में पूरे में सुलेमान, मतलब कहने का मतलब कि सुलेमान है। एक टाइम पीरियड कुछ कुछ राजाओं का याद रखिएगा तो आपको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी चीजें करने में सही हो जाएगा। ओके, बाकी ये जो टाइम पीरियड में 12 बोलता हूँ, 650 से लेके 1200 का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बहुत इसमें अलग अलग किंगडम आए। बट अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर चीज़ों को पढ़ते हैं, इसको नोट्स बना के, तब आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिख के आपको समझाना चाहा, क्योंकि मैं अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं आप अगर मैं लिखते लिखते मैं पढ़ाता तो शायद मुझसे भी कोई चीज़ें मिस हो जाता, मिस्टेक हो जाता। इसलिए मैंने सोचा पहले लिख देता हूँ, और बड़ा चैप्टर भी है तो इसको 1 से 1 घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अमोघ वर्षा के बारे में इतना ही है, आपको समझना है। इसको विक्रमादित्य भी बोला गया, विक्रमादित्य से भी तुलना किया गया। देख सकते हैं कि इसके संचन कॉपर प्लेट में विक्रमादित्य से तुलना किया गया। इसने अंगुली काट के माँ लक्ष्मी को मतलब एक तरह से बलि चढ़ाया था। ठीक है, अपनी अंगुली काट के, तो इसलिए ये भी एग्जाम में पूछ दे तो ये हो गया अमोघ वर्ष प्रथम। इसके बाद जो किंग आते हैं वो इंद्रठड है। इंद्रठड के बारे में आपने सुना है, किसने महिपाल प्रथम, पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम को हराया था, कनौज पे अटैक किया था। इंद्र तृतीय के बारे में मैंने बताया था, और महिपाल के बारे में मैंने इतना ही। ठीक है, इसने चेदी विक्ट्री पिलर, इसने चेदी जो आपका एरिया था, चेदी जो आपका राजवंश था, वहां पर चेदी विजय स्तंभ बनाया। ठीक है, चेदी में क्या बनाया, विजय स्तंभ बनाया। ठीक है, इसके समय अल मसूदी भी आएगा। अल मसूदी इसके दरबार में आया था। अरब ट्रेवलर अल मसूदी और सुलेमान, ये 2 अरब ट्रेवलर हैं, अरब यात्री हैं, जो इन ट्री-पार्टी स्ट्रगल वाले टाइम पीरियड में हैं। अब इसके बाद कृष्ण तृतीय आएगा। कृष्ण तृतीय के बारे में इसने उपाधि लिया अकाल वर्ष का, नॉट इम्पोर्टेंट। इसने ध्यान कि इसने अपने एरिया को नर्मदा से कावेरी नदी तक बढ़ाया। ग्रेट, सबसे लास्ट अंतिम महान शासक राष्ट्रकूटा का। ध्यान रखिएगा, इसको चोला राजा ने, इसने चोला राजा को हराया। चोला राजा को तकोल्लम का युद्ध हुआ चोला के साथ। देखिए, अगर मैं मैप बना दूं तो ये राष्ट्रकूटा है, इधर क्या चोला, तो चोला इसमें तो पल्लवों को भी लपेट चुका है। तो इसने चोला के नॉर्दर्न पार्ट को, चोला किंगडम के नॉर्दर्न पार्ट को इसने जीत लिया था। किसने, कृष्ण ठड ने। ओके, चोला के राजा उसमें थे प्रांतक प्रथम, याद रखना। ठीक है, प्रांतक प्रथम स्टार्टिंग फेज है चोला का। चोला पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, मजा आएगा। ठीक है, कल ही के लाइव सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चोला किंगडम। मार्च टू वार, फिर देखिए चोला को हराने के बाद ये और दक्षिण की ओर गया, रामेश्वरम की ओर, और वहां पर बनाया इसने विक्ट्री पिलर। विक्ट्री पिलर मतलब कि वहां पर उसने विजय स्तंभ बनाया। कहाँ, रामेश्वर में। तो रामेश्वर में विजय स्तंभ किसने बनाया भाई, तो बनाया आपका कृष्ण ठड। ओके, लास्ट ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्या, कारा सेकंड। ठीक है, कारा सेकंड या कर्क सेकंड, आई थिंक कर्क सेकंड। ठीक है, कर्क सेकंड है जो लास्ट राजा, लास्ट किंग ऑफ डायनेस्टी। ठीक है, लास्ट किंग ऑफ डायनेस्टी कर्क सेकंड के बाद है नहीं किया, इसको हटा देता है कौन, कल्याणी के चालुक्य। मैंने जस्ट बताया था कल्याणी के चालुक्य। ओके, कल्याणी के चालुक्य के द्वारा, कर्क सेकंड के द्वारा, और कल्याणी के चालुक्य का एक उस एरिया में कल्याणी के चालुक्य ने अपना राज्य साम्राज्य की स्थापना की। तैलप द्वितीय जो तैलप था उसके समय। ठीक है, तैलप बहुत ही फेमस राजा रहे कल्याणी के चालुक्यों में, इसको समझना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इतना ज़्यादा चीज़ें होने के बाद अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही 2 साल, लगभग 200 ईयर राष्ट्रकूटा ने बहुत ही अच्छे तरीके से दक्कन में रूल किया। इसने शैविज्म, वैष्णिज्म, और बात करेंगे इसने ऑल्सो इसने जैनिज्म को भी
सैविज्म और वैष्णविज्म का तो ये समर्थक थे ही, साथ ही साथ इसने जैनिज्म को भी एक तरह से बहुत ही सहिष्णुता पूर्वक इसने उस धर्म को किया। और इसी को समझिएगा कि इसमें मुस्लिम ट्रेडर को भी अलाउ था कि भैया हमारे यहाँ आओ, इस्लाम धर्म का प्रचार करो, इस्लाम धर्म को तुम मानो, मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका संबंध अच्छा रहा। इसने आप देख सकते हैं कि इसके समय बहुत सारे रॉक कट टेम्पल भी बने हैं। एलोरा के रॉक कट टेम्पल आपने देखा, कैलाशनाथ टेम्पल देखा, ओके। बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया। तो ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझना है कि किसने किस तरह से काम हुआ। आपका मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को खत्म कर दिया, पूरे आपका जो भी चीजें था ध्यान रखिएगा। अभी हमने तीनों किंगडम के बारे में डिटेल से पढ़ा, क्यों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो इम्पैक्ट है वो समझ लीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में किसी का कोई बहुत बड़ा रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद ये तीनों किंगडम का बात कर लीजिए ना, तीनों किंगडम एक तरह से डिक्लाइन हो गई और छोटे छोटे नए नए किंगडम का आपका देख सकते हैं कि स्थापना हुआ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा गुर्जर प्रतिहार के समय आपने देखा चौहान वंश वहां पे हो गया, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे चालुक्य वंश आप देख सकते हैं, वहां पे देखते हैं सेन वंश हो गया। तो अलग तीनों आपस में लड़ते रहे और तीनों का एक तरह से पतन हो गया, हालांकि कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद तोमर आप देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारा के बाद राजपूतों का उदय हुआ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत का ही एक है चोला किंगडम। चोला किंगडम के ऊपर कम से कम 3 से 4 वीडियो आएगा। फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो जो हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, चोला के सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड वीडियो में चोला के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कि बहुत ही सही टॉपिक है आपका, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मैं बताऊंगा कि इस पे कैसे प्रश्न आए। तो आई थिंक आपको आज ट्री पार्टी स्ट्रगल समझ में आ गया होगा। मैंने जितना चीजें आपको याद होनी चाहिए मैंने उतनी ही चीज़ों को यहाँ पे डाला है, और हालांकि सारे बुक में आपको इतनी ही चीज़ें मिलने वाले हैं, ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। इस पीडीएफ को आप ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको इससे नोट बनाना है तो आप वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को मैं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे शाम के सेशन में। शाम के सेशन हमारा होने वाला है आज चोला वंश के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग पॉलिटी में मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो आज शाम को 8 बजे जरूर से जरूर देखना आप लोगों को वीडियोस। चोला वंश के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री है, थोड़ा आपको समझ में कम आएंगे, अभी अर्ली मिडाइवल है तो थोड़ा और प्रॉब्लम करेगा, बट हम लोग जैसे मिडाइवल में एंट्री करेंगे फिर पढ़ने में मजा आएगा, सब चीज़ें आपको समझ आएगा कि हाँ फायदा हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।